क्या हालचाल सर जी? हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों में बता दूं, यहाँ भी सब बढ़िया। हम लोग आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आरटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस। लेटेस्ट अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस, लेटेस्ट आरटीपी के अंदर जो इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बच्चा पार्टी। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ माइक्रो सेकेंड। 10 ये लेटेस्ट आपका जनवरी 25 का क्वेश्चन पेपर है। अब मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा कौन सा आरटीपी से कौन सा पीवाईक्यू से। आखिरी 5 अटेम्प्ट्स की आरटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं इसमें। जहाँ नहीं थे वहाँ छोड़ दिए, जहाँ हैं वो ले लिए। ठीक है, जो सेम क्वेश्चन है स्टडी मेट जैसा वो नहीं कराएंगे, बाकी सब करा देंगे। ओके सर। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ स्काई एंड एसोसिएट्स एज ऑन 31 मार्च 2023। जनवरी 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्काई एंड एसोसिएट की 31 मार्च 2023 को कुछ बैलेंस शीट आपको दे रखी है। मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, कैपिटल, P&L, लोन, ट्रेड पेबल, बैंक ओडी और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखी है। और नीचे आपसे कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 टू फाइंड आउट प्रॉफिट या लॉस। P&L अकाउंट बनाना है, सिंपल एज दैट। P&L अकाउंट बनाना है बस, ना बैलेंस शीट बनानी, केवल P&L। और वो भी मजे की बात, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में नहीं बनानी। लायबिलिटी एसेट देखो बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में दे रखी है, टी शेप में, मतलब इंडिविजुअल का डाटा है। इंडिविजुअल का डाटा ऊपर देखो नाम क्या है, स्काई एंड एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं लिखा हुआ। ओहो, ये पेपर में पहचानने वाली बात थी, ये पेपर में पहचानने वाली बात थी। अगर शेड्यूल 3 में कोई बनाया है तो उसको पूरे नंबर नहीं, एक भी नंबर नहीं मिला। ये पहचानने वाली बात थी क्वेश्चन में। ठीक है सर, तो P&L तो बन जाएगा सर सिंपल। एक एक करके डालना शुरू करते हैं चीज़ों को। चलो 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 सर, डालना शुरू करते हैं। कैपिटल P&L में नहीं आएगी, P&L का तो ओपनिंग बैलेंस है। लोन P&L में नहीं आएगा, ट्रेड पेबल P&L में नहीं आएगा, बैंक ओडी नहीं आएगा, मशीनरी, स्टॉक आएगा 1,15,000 31 मार्च 23 को। ठीक है, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर आया। ठीक है, ये सारी डिटेल है। फर्म इज प्लानिंग टू शट डाउन इट्स बिजनेस विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। फर्म बिजनेस बंद कर रही है, ये इस क्वेश्चन की की लाइन थी। इसकी वजह से एक खास पॉइंट अभी निकल करके आएगा जो थोड़ी देर में बताऊंगा। सेल परचेज आपको बता दी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दी, अदर एक्सपेंसेस बता दिया, डेफर्ड एक्सपेंडिचर 5 साल में बटेगा, मशीनरी का डेप्रिसिएशन बता दिया, ट्रेड रिसीवेबल में से 5 लाख बेड डेट है वो बता दिया, और 2,500 की पेनल्टी और इंटरेस्ट का चार्ज कितना माफ हो रहा है वो बता दिया। एक एक करके शुरू करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। ओके सर। टू ओपनिंग स्टॉक यानी बच्चा पार्टी ये लो, ये जो स्टॉक था ये 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट है। इसका जो भी डाटा है वो ओपनिंग डाटा होगा। और हम कहाँ खड़े हैं, 1 अप्रैल 24 पे, जिस दिन बिजनेस बंद हो रहा है उस दिन बना रहे हैं। तो 31 मार्च 23 का डाटा ओपनिंग है। तो ये जो स्टॉक है 1,15,000, ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ये P&L में कहाँ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 1,15,000। ओके सर। उसके बाद और क्या था बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल नहीं जाती P&L में, P&L नहीं जाएगा। 8% लोन का ब्याज जरूर जाएगा P&L में, लोन का अमाउंट तो नहीं जाएगा, ब्याज जरूर जाएगा। कितना, 40,000 का 8% 3,200। लेकिन नीचे क्या लिखा था, उसमें से 50% माफ कर दिया है लेंडर ने। 3,200 में से 50% माफ कर दिया है, यानी कितना बचा, 1,600 रुपए। क्यों माफ कर दिया, बिजनेस बंद हो रहा है ना, लिक्विडेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सेटलमेंट हो रही है। तो केवल 1,600 जाएगा। 40,000 का 8% इंटरेस्ट बनता है 3,200, उसमें से 50% इंटरेस्ट जो है वो माफ कर दिया गया। कितना बचा, 1,600। तो P&L में कितना ब्याज जाएगा, 1,600। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1,600 यानी कि 1,600। ओके सर जी। उसके बाद और क्या है, ट्रेड पेबल नहीं जाता, बैंक ओडी नहीं जाता, डेफर्ड एक्सपेंडिचर 9,000। इसके बारे में नीचे क्या लिखा हुआ था, डेफर्ड एक्सपेंडिचर इज गेटिंग अमोर्टाइज्ड ओवर 5 ईयर्स। ये 5 सालों के P&L में डिवाइड होता है। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 1,800। कितना आएगा 1,800। लेकिन अब तो बिजनेस बंद हो रहा है, अब काहे के 5 साल, जो भी डेफर्ड एक्सपेंडिचर है पूरा P&L में डालो। ओहो, इसलिए मैंने कहा था जो ये लाइन लिखी हुई है बिजनेस क्लोज हो रहा है 1 अप्रैल को, इसकी बहुत अहमियत है इस क्वेश्चन के अंदर। ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना दिखता है। यूं तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर 5 सालों में डिवाइड होंगे, लेकिन बिजनेस बंद हो रहा है तो काहे के 5 साल, कहां से आएंगे अगले 5 साल, बिजनेस आज ही बंद है, अगले 5 साल अकाउंटिंग होनी नहीं। तो क्या 1,800 करके डिवाइड करोगे, पूरा 9,000 डालो। ओके सर। उसके बाद ये पढ़ ली पूरी बैलेंस शीट, इसमें से जो P&L में जाना था डाल दिया। पहला पॉइंट बता रहा है बिजनेस बंद हो रहा है। सेल है 820, परचेज है 650। सेल 820, परचेज 650। ओके सर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जिसकी कॉस्ट है 65,000 और रियलाइजेबल वैल्यू है 120%। 65,000 का 120% निकालोगे तो कितना आएगा, 65,000 इंटू 120%, 78,000।
अब तुम कहोगे सर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पढ़ा है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट है 65,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 65,000 इंटू 120% 78,000, लोअर आ गया 65 पे ले लो। नहीं, बिजनेस बंद हो रहा है। अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो किस पे लिखेंगे? केवल एनआरवी पे, ना कि लोअर पे। क्यों? बिजनेस बंद हो रहा है, सब कुछ बिकने वाला है, तो जिस वैल्यू पे स्टॉक बिकने वाला है जस्ट अभी उसी वैल्यू को लिखो ना, वही असली वैल्यू है ना। एनआरवी मींस जिस पे वो बिकने वाला है 78। ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट। यहां बहुत सारे बच्चे गलती करके आए। बिजनेस बंद हो रहा है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर पूरा आएगा, क्लोजिंग स्टॉक एनआरवी पे आएगा, ना कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। जब जब बिजनेस बंद होगा क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट एनआरवी। अदर एक्सपेंसेस 25,000, ओके, अदर एक्सपेंसेस में आ गया 25,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डेफर्ड एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद मशीनरी, रिमेनिंग लाइफ ऑफ मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 years, द रियलाइजेबल वैल्यू इज 165 एंड एक्सपेंस ऑफ 5,000 इज टू बी इनकर्ड टू रियलाइज द सेम। मैंने कहा बिजनेस बंद हो रहा है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेकर के चलोगे। मशीनरी कितने में बिक जाएगी? 165 में, लेकिन बेचते वक्त 5,000 का खर्चा करना पड़ेगा, यानी नेट सेलिंग प्राइस होगा मशीनरी का 160। ऊपर कितने की आ रही थी? 180 की, 180 की, 180 की चीज 160 में बिकेगी, 20,000 P&L में डाल दो डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है, ओके। पूरा डाल दे सर, हाँ पूरा, क्यों? बिजनेस बंद हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा तो है मशीनरी की बची हुई लाइफ 3 साल है, लेकिन 3 साल में डेप्शन नहीं लगाने वाले। अब जो भी वैल्यू बची हुई पूरा का पूरा डालो डेप्शन के नाम से P&L में। बिजनेस बंद हो रहा है, ओके सर, ओके सर। 165 में बिकेगी, 5,000 का खर्चा 160 में बिक जाएगी, 180 की चीज 160 में बिक जाएगी, बचा 20,000 पूरा P&L में डाल दो। बिजनेस बंद हो रहा है, क्लोज करो सारी चीजों को। 5,000 का बेड डेट है, 2,500 की पेनल्टी है, ओके सर। 5,000 बेड डेट, 2,500 पेनल्टी, और इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम डाल ही चुके हैं। और लास्ट पॉइंट क्या था? डिस्काउंट इनकम है। क्रेडिटर से 4,000 का डिस्काउंट मिल गया। क्रेडिटर यानी जिन लोगों का पैसा हमारे ऊपर उधार था उन्होंने हमें 4,000 का डिस्काउंट दे दिया, ये इनकम है, ये क्रेडिट साइड आती है P&L में, बाय डिस्काउंट 4,000। अब जीपी निकालो, 820 + 78 - 115 650, 133 का जीपी आ गया। 133 के जीपी को कैरी फॉरवर्ड कर लो, उसमें 4,000 जोड़ो और माइनस करो, 9 25 5 2.5 20 16, नेट प्रॉफिट आ गया 73,900। ये आपका आंसर। ध्यान रखने वाली बात कौन सी थी? डेफर्ड एक्सपेंडिचर पूरा जाएगा, स्टॉक की वैल्यू एनआरवी पे आएगी, मशीनरी जितने में बिकेगी 160 और जितने की थी 180, पूरा डिफरेंस P&L में चला जाएगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था, ओके सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Following information are available in respect of Z Limited as on 31st March 24। Z Limited करके कोई संस्था है, उसका आपको 31 मार्च 2024 की डेट में कुछ डाटा दे रखा है। 500 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक शेयर 100 रुपये का है, तो शेयर कितने हो गए? 5 लाख। 5 लाख शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, 500 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व 100 लाख, लॉस 5 लाख, ओके। Due to absence of profits during the year 23-24, the management recommend to declare dividend of 10% on equity share capital out of general reserve। कह रहे कंपनी में तो घाटे हैं, आपको दिख रहे हैं घाटे, लॉस हैं, लेकिन शेयर होल्डर मांग रहे हैं डिविडेंड, कंपनी को देना पड़ रहा है डिविडेंड, इसलिए कंपनी ने फैसला किया करंट ईयर में तो लॉस है छोड़ो, लेकिन जो जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं, जो रिजर्व का पैसा पड़ा हुआ है, उसमें से डिविडेंड दे देते हैं, 10% का डिविडेंड उसमें से दे देते हैं। और आपको कुछ डाटा दे रखा और आपसे पूछा है बताओ ये रेट सही है कि गलत है। इफ यू डू नॉट एग्री देन सजेस्ट द रेट ऑफ डिविडेंड। चेक करो कि डिविडेंड का रेट क्या होना चाहिए। आइए जरा शेड्यूल 3 के नियम के हिसाब से, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नियम के हिसाब से देखते हैं क्या होना चाहिए। इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, अगर हम कभी भी फ्री रिजर्व यानी कि एग्जांपल जनरल रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो 3 शर्तें हैं, वो तय करेंगी क्या रेट होना चाहिए। पहली शर्त, डिविडेंड का रेट कम होना चाहिए पिछले 3 साल के डिविडेंड रेट के एवरेज रेट से। पिछले 3 साल के डिविडेंड रेट देखो, उसका एवरेज निकालो। करंट ईयर में जब आप जनरल रिजर्व से डिविडेंड दे रहे हो तो करंट ईयर का डिविडेंड रेट पिछले 3 साल के डिविडेंड रेट के एवरेज से कम होना चाहिए। पिछले 3 साल का डिविडेंड रेट कहाँ है? पिछले 3 साल का डिविडेंड रेट कहाँ है? ये रहा, 12 14 10, एवरेज निकालो, 12 + 14 + 10 डिवाइडेड बाय 3, 12%, एवरेज आ रहा है 12, और आप कितना डिक्लेयर कर रहे हो? 10%, ठीक है, कम है, 12 से कम है 10, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, वेरी वेरी गुड, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन क्या होती है? पेड अप शेयर कैपिटल का 10% प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, पेड अप शेयर कैपिटल का 10% प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब इसको ऐसे लो,
इसको ऐसे लो, ये ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ इन्होंने, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए था, इनको ब्रैकेट लगाना चाहिए था। पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का टोटल करो, उसका 10% निकालो, डिविडेंड का अमाउंट उससे कम होना चाहिए। यानी पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस के 10% वैल्यू से कम ही डिविडेंड आप दे सकते हो, रिजर्व्स में से उससे ज्यादा नहीं दे सकते, दूसरी शर्त। आई रिपीट अगेन, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का जो 10% है उससे कम ही डिविडेंड दे सकते हो, उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते फ्री रिजर्व में से। तो देखना पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस कितना है क्वेश्चन में। पेड अप शेयर कैपिटल है 500, पेड अप शेयर कैपिटल है 500, रिजर्व है 100 और एक नेगेटिव रिजर्व 5, तो ये हो गया 500 लाख प्लस 100 लाख माइनस 5 लाख, 595 लाख। 595 लाख का 10% निकालो, 59,50,000। 59,50,000 से कम होना चाहिए आपका डिविडेंड का अमाउंट। देखना जरा, अगर 10% का रेट लगाते हो तो डिविडेंड का अमाउंट कितना आएगा। ये हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, याद रखना। 5 लाख इंटू 100 इंटू 10%, 50 लाख। हाँ, 59,50,000 से कम है 50 लाख, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। पेड अप शेयर कैपिटल 500 लाख प्लस रिजर्व सरप्लस 100 माइनस 5 95 लाख, 595 लाख का 10% 59,50,000 से कम होना चाहिए डिविडेंड, कम ही है 50 लाख। कैसे आया डिविडेंड 50 लाख, नंबर ऑफ शेयर 5 लाख इंटू फेस वैल्यू 100 इंटू 10%, 50 लाख। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तीसरी शर्त क्या होती है, तीसरी शर्त क्या होती है बच्चा पार्टी। रिजर्व्स आफ्टर डिविडेंड शुड बी ग्रेटर देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। रिजर्व्स आफ्टर डिविडेंड शुड बी ग्रेटर देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। चालू है, ठीक है। रिजर्व्स आफ्टर डिविडेंड शुड बी ग्रेटर देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी 500 लाख, उसका 15% निकालो 75 लाख। जो रिजर्व बचेंगे डिविडेंड देने के बाद वो 75 लाख से ज्यादा होने चाहिए, वो 75 लाख से ज्यादा होने चाहिए। ओहो ओहो ओहो, यानी आपके जर्नलिज्म में कितने पैसे थे 100 लाख, 100 लाख, ठीक है, 100 लाख, ठीक है। 5 लाख का पहले से नेगेटिव था, 95 हो गए, ओके सर। और आप डिविडेंड कितना दे रहे हो 50 लाख, कितना बचेगा 45 लाख, जो कि 75 लाख से कम है, जो कि 75 लाख से कम है। डिविडेंड देने के बाद मेरे रिजर्व्स कितने रुपए के रह जाएंगे, जनरल रिजर्व में 100 माइनस 5 लाख का लॉस। ये मौजूदा मेरे 95 के रिजर्व हैं, मौजूदा मेरे 95 के रिजर्व हैं। इसमें से मैं डिविडेंड दूंगा 50 का, तो कितने रह जाएंगे केवल 45 लाख के रिजर्व्स। मौजूदा रिजर्व है, जनरल रिजर्व 100 माइनस लॉस 5 95, उसमें से 50 का डिविडेंड दे दूंगा, 5 लाख इंटू 100 इंटू 10%, 50 का डिविडेंड दे दूंगा तो 45 लाख रुपए मेरे रिजर्व बचेंगे, 45 लाख, ठीक है सर। जबकि होना कितना चाहिए था 75 लाख से ज्यादा। तीसरी शर्त टूट गई। 75 लाख यानी पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख का 15%, 75 लाख से ज्यादा होना चाहिए था, रिजर्व आफ्टर डिविडेंड कम है। तीसरी शर्त टूट गई, तीसरी शर्त टूट गई, तीसरी शर्त टूट गई। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड सेट ऑफ लॉस 75 लाख। यानी प्यारे बच्चों बताओ 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 कितना डिविडेंड दिया जा सकता है, कितना डिविडेंड दिया जा सकता है बताओ। केवल और केवल जर्नलिज्म में से 20 लाख का डिविडेंड दिया जा सकता है, केवल 20 लाख का डिविडेंड दिया जा सकता है। क्यों भाई, मेरे 95 के रिजर्व तो पहले से ही हैं और 75 के कम से कम रहने चाहिए, तो कितना अलाउड है 20 लाख का डिविडेंड अलाउड है, 20 लाख का डिविडेंड अलाउड है। तीसरी शर्त के हिसाब से ट्राई टू अंडरस्टैंड। तीसरी शर्त टूट गई। अब ये नहीं कि तीसरी शर्त टूट गई तो डिविडेंड ही नहीं दोगे। तीसरी शर्त की कितनी लिमिट थी ताकि वो सेटिस्फाई हो जाती, उतना देख लो उतना डिविडेंड दे दो, उतना देख लो उतना डिविडेंड दे दो। ओहो हो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो तीसरी शर्त कितनी थी कि भैया आपके मौजूदा रिजर्व में 95 और रिजर्व आफ्टर डिविडेंड होना चाहिए 50 लाख का 15% यानी 75 लाख, 5 करोड़ का 15%, 500 लाख, हाँ 5 करोड़ का 15%, ठीक है। तो मौजूदा है आपके पास 95, होने चाहिए 75 डिविडेंड देने के बाद, 95 में से 75 बचना चाहिए, तो कितना दे सकते हो केवल 20। तो आपका डिविडेंड का रेट आ जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय आपकी फेस वैल्यू कितनी है 5 लाख इंटू 100, 500 लाख इंटू 100, 4%। आप 4% का डिविडेंड दे सकते हैं, आप 4% का डिविडेंड दे सकते हैं, 4% का डिविडेंड आप दे सकते हैं।
ये क्वेश्चन बच्चों स्टडी मेटेरियल जैसा है, ये क्वेश्चन स्टडी मेटेरियल जैसा है, ठीक है, ओके। ऐसा क्वेश्चन स्टडी मेटेरियल में है, सेम मई 25 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन स्टडी मेटेरियल में है, ठीक है, ओके सर, ओके सर। ये भी स्टडी मेटेरियल के क्वेश्चन की तरह है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। आप स्टडी मेटेरियल का इलस्ट्रेशन 2 और इलस्ट्रेशन 6 देखोगे, वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है और पिछले क्वेश्चन की तरह है जो अभी मैं छुड़वाए हैं, क्योंकि वो स्टडी मेटेरियल जैसे हैं तो सेम क्वेश्चन तो सर रिपीट करने का सवाल पैदा होता नहीं है। एडजस्टमेंट्स भी सेम है, आप जा करके चेक कर सकते हैं, वैल्यू इवन लैंग्वेज भी सेम लिखी हुई है, ओके सर। बस तो सर फिर क्या है, नेक्स्ट। एक्वा लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख, 5 लाख शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, ठीक है। 31 मार्च 31 मार्च 2023 को आपको कुछ डाटा दे रखा है, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, कॉल इन एरियर, कैरेज इनवर्ड परचेज, डिस्काउंट एंड रीबेट, 1 अप्रैल 22 ओपनिंग इन्वेंट्री और बहुत सारा डाटा आपको दे रखा है। इन्वेंट्री वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर 7,05,000, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ वेजेस 25,000 और बिजनेस एक्सपेंस 36,500। आपको बैलेंस शीट बनानी, क्या मांगा था आपसे, बैलेंस शीट। आपको इसकी बैलेंस शीट बना करके दिखानी है और साथ ही साथ P&L भी बना करके दिखाना है। बैलेंस शीट और P&L दोनों चीज़ बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट और P&L बनाना। क्वेश्चन में क्या क्या डाटा था, लेट स्टार्ट। सबसे पहले अच्छा, ये तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगी ना, लिमिटेड का केस, हाँ तो ठीक है। आप बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट बना लीजिए, बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है, ओके सर। ओपनिंग स्टॉक है 6,65,000, ये रहा, और क्लोजिंग स्टॉक था 7,05,000, ठीक है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 665 माइनस 7,05,000 माइनस का 40,000। क्या करते हैं इसका, क्या करते हैं इसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चेंजेस इन इन्वेंट्री में लिखेंगे। आपको अच्छे से पता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो किया जाता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री में। फॉर्मेट बना लिया, उसके बाद फिगर्स पुट करते जा रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जहाँ क्वेश्चन में अब क्या कर रहे हैं, पहले फॉर्मेट बना के रख लिया, अब क्वेश्चन में 1 बाय 1 फिगर उठा रहे हैं, एक एक करके और पुट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ओपनिंग था 665, क्लोजिंग 705, माइनस करोगे ओपनिंग में से क्लोजिंग, माइनस का 40 आएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चेंजेस इन इन्वेंट्री में आता है, मैंने खूब पढ़ा है, आपको अच्छे से पता है आपको। ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट, डिस्काउंट एंड रीबेट 30,000, डिस्काउंट एंड रीबेट 30,000, ये कहाँ जाएगा, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा सर, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा सर, अदर एक्सपेंसेस में डिस्काउंट एंड रीबेट 30,000 ये जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल हेडिंग नहीं है अलग से। उसके बाद कैरेज इनवर्ड 57,500 और परचेजेस 12,32,500। परचेजेस तो यहाँ आ जाएगी साफ साफ, CPCE FDO में P क्या है, परचेजेस, P क्या है, परचेजेस, वो आ गया 12,32,500 और 57,500 का जो मेरा कैरेज है वो आपका अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, वो आपका अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम है रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 55,000 अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। बिजनेस एक्सपेंसेस 56 अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। 55 और 56 इन दोनों को और लिख देते हैं अदर एक्सपेंसेस में, 55 और मिसलेनियस एक्सपेंस, ये रहा बिजनेस एक्सपेंस 56। ओके सर, ओके सर। उसके बाद 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 वेजेस 14,79,000। वेजेस और सैलरी के लिए अलग हेडिंग होती है, किस नाम से, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम से। तो वेजेस आ गया और कहीं सैलरी भी है क्या, ढूंढो, सैलरी भी है क्या ढूंढो, नहीं है सर, लेकिन वेजेस आउटस्टैंडिंग जरूर है 25,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग जरूर है 25,000। तो क्या होगा, 14,79,000 की वेजेस में 25,000 जुड़ के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा 15,04,000, 15,04,000। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल 15,04,000। एंड बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी जाएगा ये 25,000। मैंने आपको बताया है एडजस्टमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी जाएगा, ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी जाएगा 25,000, 25,000। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद फ्री होल्ड लैंड 7,30,000, फ्री होल्ड लैंड 7,30,000 कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। लैंड में आ गया 7,30,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इसके बाद इसके बाद इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 750, इंजीनियरिंग टूल 1.5 लाख। सूरज, प्लांट एंड मशीनरी 750, इंजीनियरिंग टूल 1.5 लाख और फर्नीचर एंड फिक्सचर 1.5 लाख। ये तीनों भी पीपी हैं, 7.5, 1.5 और 1.5। ये भी यहाँ जाएंगे पीपी में 7.5, 1.5 और 1.5। सर फाइनल क्यों नहीं लिख रहे? अरे सबका टोटल मार के बैलेंस शीट में लिखते हैं ना, और अभी कोई एडजस्टमेंट भी हो सकती है डेप्शन वगैरह की, तो रुको तो सही। ट्रेड रिसीवेबल 400, 500। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आएंगे? 400, 500 के ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल 11th क्लास वाला ये जो है चैप्टर है सर, ये होते हैं आपके एसेट, करंट एसेट। ठीक है, इसका एक वर्किंग नोट बन जाएगा। ओके, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 15,000 अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। कमीशन एंड ब्रोकरेज 67,500 अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। 15,000 और 67,500 अदर एक्सपेंस में लिखो। 15,000 और 67,500। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम तो पुट करते हुए जा रहे हैं, हमें क्या है कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, बस दैट इज इट। फॉर्मेट पहले बना के रख लो। देयर आफ्टर, देयर आफ्टर, देयर आफ्टर, देयर आफ्टर। बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस 20,000, बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस 20,000, बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस 20,000। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं इन पे। कैश 11,000 कहाँ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम है सर जी 10,000 की कॉल इन एरियर और इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख की। तो कितनी हो जाएगी? 20 लाख माइनस 10,000, 19,90,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी 19,90,000 की। नोट बना देंगे इसके लिए आप एक नोट। 20 लाख माइनस 10,000 इतना, ये ऑथराइज दिखा देना, फिर इशूड दिखा देना, फिर सब्सक्राइब्ड, और फिर जो कॉल इन एरियर है वो माइनस करके फाइनली आ जाएगा 19,90,000। नॉर्मल शो कर देना यार, नॉर्मली शो कर देना। ठीक है सर। उसके बाद ट्रेड पेबल 240,500, सेल्स 36,17,000। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में जाते हैं, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में जाते हैं, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में जाते हैं। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में जाते हैं। ये आ गए 36,500। ठीक है सर, ठीक है सर। सर आप ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली चीज़ों को एक जगह लिख रहे हो, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर थी, जैसे अभी एक एडजस्टमेंट आई थी आउटस्टैंडिंग वेजेस को, उसे 2 जगह लिख रहे हो। यही तो पूरा क्रक्स है मेरी पढ़ाई का। ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली चीज़ एक जगह, बाहर वाली चीज़ 2 जगह। अच्छा, ट्रेड पेबल 240,500 था। एक मिनट, ट्रेड पेबल 240,500 कहाँ दिखाया हुआ है? फिर मैंने डायरेक्ट दिखाया हुआ है, नोट नहीं बनाया हुआ उसका। ठीक है, ठीक, क्या दिक्कत है? ओके, ट्रेड पेबल 2,40,500। उसके बाद सेल्स 36,17,000। रेंट, पहले सेल्स लेते हैं 36,17। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा 36,17,000। ओके सर, ओके सर। उसके बाद रेंट, ट्रांसफ़र फीस 30 और 6,500। ये क्या है? ये अदर इनकम है। 30 और 6,500 वर्किंग नोट में शो करके अदर इनकम आ जाएगी 36,500। क्रेडिट लिखा हुआ ना, क्रेडिट का मतलब इनकम। ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब इनकम। P&L का क्रेडिट बैलेंस 67,000। ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है सर, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है सर। ओके सर, ओके सर। उसके बाद रिपेयर टू बिल्डिंग 56,500 अदर एक्सपेंस, रिपेयर टू बिल्डिंग 56,500 अदर एक्सपेंस। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। इसके बाद बेड डेट्स 25,500, बेड डेट्स 25,500 अदर एक्सपेंस में आ जाएगा सर, अदर एक्सपेंस में आ जाएगा सर। बेड डेट्स 25,500, वेरी वेरी गुड। उसके बाद सब हो गया। बिजनेस एक्सपेंस 36,500, ये भी अदर एक्सपेंस में आएगा, और ये आउटस्टैंडिंग है तो करंट लायबिलिटी में भी जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी में भी जाएगा। बैलेंस शीट के बाहर था 36,500, और ये अदर करंट लायबिलिटी 61,500 हो गया, और अदर एक्सपेंस में भी जाएगा, अदर एक्सपेंस में भी जाएगा 36,500। ठीक है सर, ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट ठीक है, ठीक है।
चलिए चलिए बच्चा पार्टी, अब जो हमने नोट्स बनाए हैं उनको देख लेते हैं। 19,90,000 ऊपर आ गया कहाँ, ऊपर आ गया कहाँ, 19,90,000 ऊपर कहाँ पे आ गया बताइए बच्चा पार्टी। ऊपर ये सर शेयर कैपिटल में आ गया, 19,90,000 शेयर कैपिटल में आ गया, 19,90,000 शेयर कैपिटल में आ गया। एक मिनट देना बच्चों, इस क्वेश्चन में शायद 1-2 पॉइंट्स और हैं जो अधूरे छूटे हैं। 1 मिनट रुकना यार, शायद पीडीएफ बनाने वाले ना इतना भी ध्यान नहीं दे रहे हैं ये लोग। ये नालायकी की हद है जिन्होंने पीडीएफ बनाई है। इसमें और भी पॉइंट्स हैं। ये हमारा आरटीपी का क्वेश्चन है, मई 24 की आरटीपी का क्वेश्चन है, मई 24 की आरटीपी का क्वेश्चन है। इसमें जो पॉइंट्स मिसिंग है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या पॉइंट्स मिसिंग है, प्लांट मशीनरी पे 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, इंजीनियरिंग टूल्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है 20%, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे लगाना है 10%, 10,000 रुपये रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं, 10,000 रुपये रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं, और 30% का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाना है। थर्टी 30% का प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाना है। ये पॉइंट्स और हैं बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन के अंदर, ये पॉइंट्स और हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये पॉइंट्स और हैं इस क्वेश्चन के अंदर। वो लिखे हुए हैं, वो मई 25 की आरटीपी आप देखोगे उसमें लिखे, कौन सी बोली थी अभी मैंने, मई 24 की आरटीपी में लिखे हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे पीडीएफ में गायब कर दिए थे। मई 24 की आरटीपी का ये क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चा पार्टी, एक पैरा ही गायब कर दिया पूरा। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी डेप्रिसिएशन माइनस करो, प्लांट मशीनरी पे 5, इंजीनियरिंग टूल पे 20, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 10%। चलो, तो लैंड पे तो कोई डेप्शन नहीं है, उसकी क्लोजिंग वैल्यू भी सेम रहेगी 730। प्लांट मशीनरी पे 7.5 लाख माइनस 5%, 37,500 का डेप्शन, ये बचा 7,12,500। प्लांट मशीनरी 1.5 लाख पे 10% यानी 15,000 का डेप्शन, ये बचेगी 135। इंजीनियरिंग टूल 1.5 लाख पे 20% का डेप्शन यानी 30,000, ये बचेगी 120। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 82,500 और वैल्यू हो गई सारे एसेट्स की 169,7,500, 169,7,500। तो ऊपर चलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पुट कर दीजिए P&L में, डेप्रिसिएशन 82,500 और 169,7,500 आपका PPE की वैल्यू में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद और कौन से पॉइंट है क्वेश्चन में, 10,000 रुपये रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं। तो जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है 67 का, इसमें जो भी आप कमाओगे अभी P&L में निकल के आएगा, उसमें से 10,000 रिजर्व में डाल देना, माइनस कर देना, यहाँ से कहाँ पहुँचा देना, जनरल रिजर्व में। तो रिजर्व एंड सरप्लस में एक चेंज होगा क्या, जो पैसा ओपनिंग बैलेंस था 67 प्लस जो आपने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया जो अभी निकल करके आएगा, उसमें से 10,000 रुपया रिजर्व में डाल दो, यहाँ से हटाओ, ऊपर डालो जनरल रिजर्व में, रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस में ही, एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा, P&L में से उठ के जनरल रिजर्व के नाम से आ जाएगा।
P&L जनरल रिजर्व आते दोनों रिजर्व एंड सरप्लस में ही है, P&L में से 10,000 निकाल के रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व में डालना है। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद है इनकम टैक्स 30%। तो अपने P&L को ख़त्म कर लो सर, अपने P&L का फाइनल आंसर निकाल लीजिए सर, P&L का फाइनल आंसर निकाल लीजिए, P&L का फाइनल आंसर निकाल लीजिए। 36,17,000 प्लस 36,500 का अदर इनकम, 36,53,500, 36,53,500 माइनस 12,32,500 माइनस माइनस प्लस 40 माइनस 15,04,000 माइनस 82,500, 874,500, 874,500 बच्चा पार्टी, 874,500, 874,500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कौन सा 25,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कौन सा 25,000, एक पॉइंट और है क्वेश्चन में, 25,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, 25,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। माफ़ी चाहूँगा बच्चों, ये PDF में एरर होने की वजह से गड़बड़ हुई है। एक पॉइंट और है, डेप्रिसिएशन डाल दिया, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, उससे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है 25,000। वो कहाँ जाएगा, एक तो अदर एक्सपेंस में जाएगा बच्चा पार्टी, एक तो अदर एक्सपेंस में जाएगा 25,000 और मेरा अदर एक्सपेंस का टोटल आ जाएगा 424,500। और ये 25,000 कहाँ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये 25,000 कहाँ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सेकंड पोस्टिंग कहाँ होगी इसकी, क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर है, इसकी सेकंड पोस्टिंग कहाँ होगी बच्चा पार्टी बताइए, कोई बच्चा बता सकता है इसकी सेकंड पोस्टिंग कहाँ होगी, इस 25,000 की सेकंड पोस्टिंग कहाँ होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, बताओ 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 सर। ये ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा क्योंकि उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल आ गए 375,500। ओके सर, ओके सर, ओके सर। और मेरा अदर एक्सपेंस का टोटल आ गया 424,500। अदर एक्सपेंसेस में आ गया 424,500 और ट्रेड रिसीवेबल में आ गया 375,500। और तो नहीं था क्वेश्चन में, 30% का टैक्स रेट बनाना था बस। चलो तो अब P&L को करते हैं। 36,17,000 प्लस 36,500 माइनस 12,32,500 प्लस 40,000 माइनस 15,04,000 प्लस 82,500 प्लस 36,17,000 प्लस 36,500 माइनस 12,32,500 प्लस 40 माइनस 15,04,000 माइनस 82,500 माइनस 424,500, 4.5 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 4.5 लाख। इस पे 30% का आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाना है, दैट इज 1,35,000। ये बचेगा 3,15,000, ये बचेगा 3,15,000 बच्चा पार्टी, 3,15,000। तो जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आया है 1,35,000, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आया है 1,35,000। ये कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये जो मेरा प्रॉफिट बचा है 3,15,000, ये रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ये आ रहा, ये आ रहा। ठीक है सर, ठीक है। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस था 67, उसमें 3,15,000 कमाया, 10,000 रिजर्व में डाल दिया, ये बचा 3,72 और 10,000 जनरल रिजर्व, घूम के आएगा यहीं 382 हो गया रिजर्व एंड सरप्लस में। तो मेरी बैलेंस शीट में 1990 की कैपिटल आई थी, 382 रिजर्व सरप्लस में हो गया। ट्रेड पेबल एज इट इज आ गए, अदर करंट लायबिलिटी नीचे वर्किंग नोट से आ गई, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया 1,35,000, पीपी नीचे वर्किंग नोट से आ गया, डेप्शन माइनस करने के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे ही रखी थी क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक 7,05,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं, वो कर दिया था, और एक बैलेंस शीट में जाता है, दूसरा यहाँ आ गया। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर था, इसलिए दो ट्रीटमेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 20,000 बैंक बैलेंस, 11,000 कैश, नीचे वर्किंग नोट से आ रहा है 31, बैलेंस शीट हो गई टैली, बैलेंस शीट हो गई टैली, और P&L निकाल लिया था। थोड़ी सी गड़बड़ क्वेश्चन में कहाँ हुई है बच्चा पार्टी, कोई नया कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, वो डाटा इसमें गायब था PDF में। अभी डांट लगाता हूँ उसको जिसने PDF बनाई है बहुत बढ़िया तरीके से, आप कहो तो आपके सामने फ़ोन करूँ पर अच्छा नहीं लगेगा। वो एक पूरा पैराग्राफ ही गायब कर दिया यहाँ से, जिसमें क्या क्या पॉइंट्स थे कि डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्शन लगा दिया फिर हमने, ओके सर। और क्या क्या पॉइंट थे, 10,000 रिजर्व सरप्लस में डालना है, तो P&L से निकाल के 10,000 जनरल रिजर्व में डाल दिया। और क्या पॉइंट था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा 25,000 का, उसके दो ट्रीटमेंट हो गए क्या, एक तो ट्रेड रिसीवेबल से माइनस हो गया और एक अदर एक्सपेंस में चला गया। ठीक है सर। जो डेप्शन लगाया था वो भी एक तो PP से माइनस हुआ और P&L में चला गया। ठीक है सर। और 30% प्रोविजन फॉर टैक्स, एक तो मेरा P&L में आएगा नीचे, और दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये ट्रीटमेंट और थे इन पॉइंट्स के।
ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। फिर भी कोई दिक्कत डाउट रह जाए तो पूछ लेना यार, एक बार हाथ से सॉल्व कर लेना, थोड़ी सी भसड़ हो गई आई नो। ये भी सेम क्वेश्चन है सर जी, रिपीट। आप देखो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पेपर में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 लेटेस्ट अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल स्टडी मेटल से उठ करके आ रहे हैं, डिक्टो स्टडी मेटल से उठ करके आ रहे हैं। ये देख लो फिर से वही है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 6 देख लेना, बिल्कुल वैसा ही है ये, बिल्कुल वैसा ही है। लैंग्वेज तक सेम है भाई, लैंग्वेज तक सेम है, इसलिए जितना हमने कराया उतना करिए, लेकिन इतने काबिल बन जाइए उसे बिना देखे कर सको। दैट वुड बी इट, दैट वुड बी इट। चलो, तो ये हो गया सारा डिस्कशन आईटीपी और पीवाईक्यू का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो कनेक्ट करना। धन्यवाद।